वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, इनकी जो विदेश नीति है और हमारे पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान, घटनाक्रम आपके नज़र के सामने, काफ़ी अनुभवी है, सदन में आप काफ़ी समय रहे हैं। सरकार सफल है विदेश नीति पर या अभी भी सुधार की गुंजाइश है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अगर आप चाहते हैं तो मैं सब आपसे भी निवेदन करूंगा और भारत की विदेश नीति और भारत चीन के उत्तरी सीमा से के संबंध में अगर वो जानकारी चाहते हैं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब है विदेश नीति और भारत चीन की उत्तरी सीमाएं। यह विस्तार से है, जिसमें डॉक्टर लोहिया ने लिखा है। और उसमें उस समय पंडित नेहरू जी की सरकार के समय में विदेश नीति के कारण या भारत की उत्तरी सीमा पर चीन के कारण जो कुछ भी नुकसान हुआ था, भारत का जो अपमान हुआ था सांस्कृतिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो अपमान हुआ था भारत का, वो भुलाया नहीं जा सकता है। अब नरेंद्र मोदी जी एशिया और अफ्रीका के दो देश है जो डॉक्टर लोहिया जोर देते थे। एक है यूरोप और अमेरिका और एक है रूस और कम्युनिस्ट चीन। तो एक है एक साम्यवादी गुट और एक है पूंजीवादी गुट, जिसमें यूरोप अमेरिका है। तो डॉक्टर लोहिया अमेरिका के पूंजीवादी नीति की आलोचना करते थे, लेकिन अमेरिका के लोगों के अमेरिका के लोगों की प्रशंसा करते थे। उनमें जो उदारता है, उनमें जो सोचने की व्यापकता है, या अमेरिका के लोगों में जो दृष्टि में व्यापकता है सोचने का, लोगों से मिलने का। सरकार अलग है, आम लोग की बात मैं करता हूँ। इस पर काफी डॉक्टर लोहिया ने दिया है। 3 हफ्ता तक गए थे अमेरिका दौरा पर, तो उस किताब में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, विस्तार के साथ। वहां जाकर के कई विश्वविद्यालय में 20 भाषण उनके हुए थे उस 3 हफ्ते के दौरा पर। विश्वविद्यालयों के हॉल में बड़े बड़े विद्वान थे, गए थे। तो आइंस्टाइन से लेकर के और अर्थशास्त्र के, राजनीतिक शास्त्र के जो विद्वान लोग थे, साहित्य के, उन लोगों से मिले थे। असली बात है कि हम पत्रकार हो चाहे कोई भी हो, जब तक आप पहले किसी विषय को स्वयं गंभीरता से अध्ययन नहीं करेंगे तो उसके बारे में न आपका प्रश्न उचित होगा और न उत्तर समझ पाएंगे। बच्चे तो अफ्रीका और एशिया के देश हैं, वो उसमें इस यूरोप के और जो साम्यवादी गुट है, रशियन साम्यवादी गुट, उसके बनिस्पत एशिया अफ्रीका के देश कमजोर है। आजादी भी बाद में मिली जी, और देश भी छोटा छोटा है अफ्रीका एशिया टुकड़ों में। भारत को छोड़ दीजिए, बाकी देश को देखिए। ऐसे भी देश है अफ्रीका एशिया के जो हिंदुस्तान के एक जिला के बराबर हैं जी। लेकिन उन जो छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका एशिया के, जो गरीब हैं लेकिन स्वतंत्र है ना, वो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें और फिर उनके देश के अंदर जो आर्थिक विकास हो, मजबूती हो, उन्नति हो, और विदेश से जो कुछ भी उनको दिया जाता है सहायता के रूप में, वह सहायता स्वार्थ के लिए नहीं दिया जाए, बल्कि वह सहायता उस देश की आवश्यकता, लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आवश्यकता और विकास के लिए दिया जाए। ये नीतिगत बात है। सहायता देंगे, लेकिन सहायता का उपयोग वो लोग अपने ही हिसाब से, अपनी ही नीति से के हिसाब से उसका उपयोग करेंगे। एक है सहायता देंगे तो इस काम के लिए ही देंगे, हम निर्धारित काम के लिए। जैसे हिंदुस्तान में बहुत एनजीओ है, इनको विदेश से पैसा मिलता है,
तो एक निर्धारित काम के लिए मिलता है और वो अपना निर्धारित काम करते रहते, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। भारत सरकार रोक लगा रही है कि भाई विदेश से पैसा लो, लेकिन बताओ कि किस काम के लिए लिए हो, अब जिस काम के लिए वो कितना किए तो भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। तो भारत सरकार अभी नरेंद्र मोदी एशिया और अफ्रीका के जो ये छोटे छोटे कमजोर और विकासशील देश हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे सभी दृष्टिकोण से उनकी स्वतंत्रता आजादी बनी रहे, उनकी सार्वभौमिकता बनी रहे और फिर उनका अपना आत्मस्वाभिमान भी बना रहे और उनको कैसे इकट्ठा किया जाए, एकजुट करके, एक जैसे हिंदुस्तान के अंदर गांधी जी ने कहा ना कि जितने देश के अंदर किसान हो, गरीब हो, सब एकजुट होकर अंग्रेज राज के खिलाफ हो, उसी तरह एशिया अफ्रीका के जितने कमजोर और छोटे देश हैं उनको आपस में एकजुटता के साथ, और जब एकजुट हो तो जो यूएनओ है, यूएनओ में इस देश के आधार पर प्रतिनिधित्व मिले, जनसंख्या और ताकत के आधार पर नहीं। एक मुल्क को एक यूनिट माना जाए, चाहे वो छोटा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो 135 करोड़ वाला हिंदुस्तान हो, चाहे कोई 20 लाख वाला कोई छोटा देश हो, समानताएं, समान। दूसरा कि भारत सरकार की विदेश नीति है ना, अयम निजः परो वेति, हमको जितना उपलब्ध है हमारे पास, हम अपनी उपलब्धता में से भी थोड़ा काट के जो पड़ोसी देश हमारा कमजोर है उसको भी खिलाएंगे। हम खुद खाएंगे, उनको भी खिलाएंगे, और हम जो कुछ आवश्यकता से अधिक, मान लीजिए जो चीज हमको आवश्यक नहीं है, विलासता की सामग्री है, विलास, आराम, सुख के लिए, तो हम उस आराम और सुख के साधन को कटौती करेंगे, और हमारा जो पड़ोसी देश है उस पड़ोसी देश के लोगों को भी हम मजबूत बनाने में उस साधन को देंगे। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति पहले दूसरे को देखो, अपने देखो। आखिर में मैं कहूंगा कि ये थ्योरी की लड़ाई है। एक थ्योरी डार्विन ने दिया, कहा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये थ्योरी है कि लठबाज का राज, जो ताकतवर है, रावण जैसा, तो ये ताकत वाला राज करेगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आगे चल के भारतीय दर्शन से निकला कि नहीं, गलत दर्शन आया, सहजीवन जियो और जीने दो। तुम भी जियो, उसको भी जीने दो, क्योंकि जीवन दोनों का बराबर है। ये हुआ सहजीवन बराबर। आगे आकर के भारत के समय में जो दर्शन बनी, गांधी के समय में, वहां से रास्ता निकला कि नहीं, जियो और जीने दो, ये तो सभी करते हैं। हमारा आदर्श होना चाहिए लिव फॉर अदर्स। हम अगर इस धरती पर आए हैं तो हमारी जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं जिए, हम विश्व के लिए, पराये के लिए जिए, समाज के लिए जिए, अपना त्याग करें और समाज को हम सुखी और संपन्न बनावे, जिस पर संघ वाले काम करते रहते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। जी। तो ये है लंबी है, बहुत लंबी यात्रा, बहुत लंबी। या जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। ये इस रास्ते पर नरेंद्र मोदी भारत की अर्थनीति, समाज नीति, राष्ट्र नीति और विदेश नीति दोनों को ले जा रहे हैं उस ओर। और इसके जो विरोधी हैं, जो लोग
जो विरोधी हैं, हाँ, जो देश जहन्नुम में जाए तो जाने दो, हम सुखी, हमारा परिवार सुखी, बाकी सब जहन्नुम में जाए तो जाने दो। अगर संपूर्ण दुनिया को नरक बना करके अब मैं और मेरे परिवार के लोग अगर स्वर्ग के टापू पर आनंद से रहते हों तो हमें वैसा ही राज्य चाहिए, वैसी ही व्यवस्था चाहिए। ये दोनों की धारा अलग है और इस दोनों धारा में युद्ध है। इसी को महाभारत के समय में, राम के समय में कहा गया था धर्म युद्ध, जो डॉक्टर लोहिया भी कहते थे कि धर्म युद्ध यही है। तो भारत में भी अभी, भारत के अंदर भी अभी एक धर्म युद्ध हो रहा है। धर्म युद्ध माने हिंदू मुसलमान वाला नहीं, ईसाई पारसी वाला नहीं, ये धर्म युद्ध है व्यापक। धर्म का किसी संप्रदाय से मतलब नहीं है। धर्म युद्ध माने व्यापक, जी, व्यापकता में। धन्यवाद सर।